दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट जिसका नाम है एडवांस्ड ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले चैप्टर नंबर 1 से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाना चाहूँगा। इस इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? हम इस इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि मतलब ऑडिट किस लिए है, कब किया जाता है, इसकी कुछ टर्म्स को समझेंगे। मतलब ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, नो योर सब्जेक्ट। आप अपने सब्जेक्ट को जानिए कि सब्जेक्ट है क्या। हर चैप्टर में आज मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि आपको सारा इंट्रोडक्शन दे सकूँ। अगर आप बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में चले जाइए, लेकिन अगर आप बेसिक समझना चाहते हैं ऑडिट का और आप चाहते हैं कि आपके सारे चैप्टर ईजिली हो जाएँ तो इस वीडियो में बने रहें, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडवांस ऑडिटिंग। अच्छा, इस एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या करवाने वाला हूं। तो देखो, हर चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, पूरी की पूरी स्टडी मटेरियल मैं आपको कवर करवाने वाला हूं, ठीक है। पेपर के क्वेश्चंस हम सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। और जो वीडियो की लेंथ होगी वो ऐसा होगा कि अगर आप डेली भी अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपका 20 डेज़ के 20 टू 25 मैक्सिमम है, 20 डेज़ के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अब हम पढ़ते हैं एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है। तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट का नाम है ना, ये मतलब ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये आएगा हमारा 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 मार्क्स का इसका पेपर है। पेपर नंबर 3 ये हमारा है। एडवांस ऑडिटिंग का क्या मतलब है? देखो, ऑडिटिंग तो हमने इंटर लेवल पे पढ़ ली, अब थोड़ा सा एडवांस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऊपर से हम इस बार ऑडिटिंग तो पढ़ रहे हैं, साथ में हम एश्योरेंस भी पढ़ रहे हैं। एश्योरेंस क्या होता है अभी आने वाले मतलब इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा हम कुछ प्रोफेशनल एथिक्स की भी बात करेंगे कि सीए के ऊपर क्या क्या मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता। जैसे कि अपनी खुद की पब्लिसिटी नहीं कर सकता, ठीक है। देखो, मैं आपको ना एक मोटा मोटी एक चीज़ बताता हूँ। कल को आप सीए बनोगे, ठीक है। आप सीओपी जब भी मतलब सीओपी के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, तो कल को क्या होगा, जो आपके जो क्लाइंट होंगे ना वो आपको रेफ़र करेंगे दूसरे क्लाइंट को। जितनी अच्छी आपकी ऑडिटिंग होगी, देखो आज मैं ना आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको। इसके नेक्स्ट हम ऐसे शुरू कर देंगे। बच्चे क्या करते हैं, इन ऐसे इसको ना रटने लग जाते हैं। बच्चे सोचते हैं कि ऐसे इसको रट लो अच्छे से, पेपर में ये क्या है, ये थ्योरी तो है, ये थ्योरी है, इसको कर लेते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, ये प्रैक्टिकल है। जब आप एक एक लाइन जो एसेज की है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब ऑडिट करने जाते थे या आप नहीं गए तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑडिट करने जाते ही हम सबसे पहले क्या करते थे, हम सबसे पहले अगर हम पहले से ऑडिटर हैं उस जगह के, या फिर अगर मान लो हमने अभी अभी ऑडिट मतलब एक्सेप्ट करी है, तो हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। लेकिन हम जाके बैठ के सबसे पहले क्या देखते थे, हम प्रायर जो पीरियड की जो बैलेंस शीट है उसका जो एंडिंग अमाउंट है, सॉरी जो एंडिंग क्लोजिंग बैलेंस है उसको ओपनिंग बैलेंस से मैच करते थे, राइट। ये सब कुछ एसेज में लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें कोई ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को क्या होता है ना कि नहीं 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 पता नहीं क्या नाम है, एसेज तो बस हम रट लेते हैं, नहीं, रटने से काम नहीं चलेगा। देखो, पेपर में एमसीक्यूज पूछेगा, हम एमसीक्यू भी कवरेज करेंगे। हाँ, पेपर में एमसीक्यू पूछेगा, क्वेश्चन आंसर्स पूछेगा, तो वो है ना आपको चाहेगा कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है इन एसेज की। तो एसेज पे अगर आपने कमांड बना ली, मैं बनवाऊंगा ना कमांड, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक एक चीज़ समझाते हुए चलूँगा। अगर आपकी प्रैक्टिकल कमांड उसमें बन गई एसेज में, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका पूरा ऑडिट का सफ़र बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स, क्या कह रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव। कह रहे हैं कि टू गेन द एबिलिटी टू एनालाइज करंट ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। हम मतलब गेन कर रहे हैं एबिलिटी को ताकि हम ऑडिट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को समझ पाएं और अप्लाई कर पाएं अपनी ऑडिटिंग एंगेजमेंट में। ऑडिटिंग एंगेजमेंट कितनी टाइप्स की होती हैं वो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं जो हम अपनी ऑडिट में अच्छे से अप्लाई कर पाएं, ठीक है। एनालाइज करके अपने करंट ऑडिट प्रैक्टिस को और प्रोसीजर्स को अप्लाई कर पाएं अपनी ऑडिटिंग एंगेजमेंट में। टू डेवलप द एबिलिटी टू सॉल्व द केसेस रिलेटिंग टू द ऑडिटिंग एंगेजमेंट, इससे हमारी एक एबिलिटी डेवलप होगी ताकि हम अपने ऑडिट एंगेजमेंट में जितने भी केसेस हमारे सामने आ रहे हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस आपको ऐसे ही पढ़ा रहा था।
अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ाऊंगा ना वो सारी की सारी बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। पेपर में ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं लगता है, ठीक है। आप सोचें कि पेपर में इसका कोई क्वेश्चन आएगा क्या, तो क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सब कुछ बता रहा हूँ। देखिए, और एक बात याद रखना, ऑडिट को आप जितने अच्छे से पढ़ोगे ना तो पेपर के आप अगर इसको पेपर के लिए पढ़ोगे ना तो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप रटते रह जाओगे लास्ट तक, और आपको समझ में चीज़ें कम आएंगी और आप पेपर में लिख तो पाओगे रट के, लेकिन मार्क्स भी आपके फिर ऐसे ही 40s 50s में रह जाएंगे। लेकिन अगर ऑडिट को समझ समझ के करोगे ना तो पेपर में आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वो याद आएगा, आप लिख पाओगे। और मैं बता रहा हूँ पेपर में ही नहीं, पेपर के बाद भी जब हम ऑडिट करने जाते हैं, देखो अगर आपको सर्विस करने जाना है, दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आपको सर्विस करनी है या फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं इसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिख रहा हूँ, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में तो देखो आपको काम आएंगे ही, आपके एसेस काम आएंगे, आपको पूरा ऑडिट काम आएगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर सर्विस करनी है, जॉब करनी है, तो आपके कोई काम नहीं आना ये। लेकिन हाँ, सर्विस में भी अगर आप मान लो इंटरनल ऑडिट करते हो तो आपके काम आ जाएगा, ठीक है। सर्विस में आप अगर किसी सीए के अंडर काम करते हो, वहाँ पर आपको स्टैट ऑडिट करनी पड़ी तो वहाँ पर काम आ जाएगा। इसके अलावा आपको प्रोफेशनल एथिक्स पता होने चाहिए कि क्या सीए को अलाउड है, क्या सीए को नहीं, तो वहाँ भी काम आएगा। तो सर्विस में भी कहीं ना कहीं काम आता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ तो आपका काम आता ही आता है, हर चीज़ में काम आता है। इवन अगर आप एफआर की भी सर्विसेज देने जा रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करने जा रहे हैं, तो आपको ऑडिटिंग की कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपको स्टैट ऑडिट और इंटरनल ऑडिटर से बात करनी पड़ेगी। अभी हम उसको भी पढ़ेंगे, यहाँ पर अभी आएगा, कंसोलिडेशन भी आएगा, ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो आपको मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ऑडिट पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूँ आपको। देखो, एंगेजमेंट एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, मतलब पूरी जो ऑडिट में है ना वो हम एंगेजमेंट पढ़ेंगे कि एंगेजमेंट क्या होती है और एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो, किसी भी चीज़ को हम अगर ऑडिट में पढ़ेंगे तो उसके ऊपर स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, मतलब हर चीज़ पे नहीं, किसी किसी चीज़ पे ऑडिट में जो भी है उसके स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। जैसे एंगेजमेंट है, ठीक है, तो इसके कुछ स्टैंडर्ड्स भी बने हुए हैं। तो हमें इन स्टैंडर्ड्स को ऐसे सेट करना है, हमें इस स्टैंडर्ड्स को एक मिनट हमें इस स्टैंडर्ड्स को ऐसे सेट करना है ताकि हम सर्विसेज बहुत अच्छी दे पाएँ, ठीक है। ये समझ आ गया हमें। और हमें एंगेजमेंट क्या होती है, देखो एंगेजमेंट होती है क्लाइंट और सीए की एक एंगेजमेंट होती है। देखो, हम अपने साथ तो एंगेजमेंट कर नहीं सकते, मैं हर जगह यूज़ करूंगा आने वाले चैप्टर्स में एंगेजमेंट एंगेजमेंट एंगेजमेंट। तो वो एंगेजमेंट किसकी है, मतलब वो सीए और क्लाइंट की एंगेजमेंट है, ठीक है। सीए अपने साथ तो एंगेजमेंट नहीं कर सकता ना, वो क्लाइंट ही होगा। अगर मान लो किसी सीए ने किसी और सीए को काम दिया है तो वो सीए उस सीए का भी क्लाइंट है, तो क्लाइंट और सीए की ही हमेशा एक एंगेजमेंट होती है ताकि वो क्या कर पाए, काम कर पाए, ठीक है, काम कर पाए। और किस 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 चीज़ों पे काम कर सकते हैं, या तो ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है, ऑडिट तो हम पढ़ ही रहे हैं तो ऑडिट तो कर ही सकते हैं। अदर चीज़ें भी आएंगी यहाँ पर, जैसे और भी चीज़ें आ जाएंगी, हम मैनेजमेंट सर्विसेज दे सकते हैं, और भी मतलब कई तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो एंगेजमेंट का क्या मतलब होता है, मैं और मेरा क्लाइंट, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। ये पेज नंबर 2 आ गया ना, हाँ, यहाँ से पढ़ते हैं। मैं एक टॉपिक लिखता हूँ, अब हम पढ़ेंगे एंगेजमेंट के बारे में ही। देखो, हम पढ़ेंगे एंगेजमेंट, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, बट ये रफ है, बस इसको ऐसे ही देख लेना। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है। देखो, एंगेजमेंट दो तरह की होती हैं, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। एंगेजमेंट दो तरह की होती है, एक तो होती है वेयर, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, वेयर ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड, ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड, जहाँ पर ओपिनियन दी जा रही हो और जहाँ पर ओपिनियन नहीं दी जा रही हो, ओपिनियन नहीं दी जा रही हो, ठीक है, आप समझ गए। तो या तो देखो एंगेजमेंट ऐसी होती है जहाँ पर मैं ओपिनियन दे के आ रहा हूँ अपनी कि क्या ट्रू एंड फेयर व्यू के उसमें मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं कि नहीं। एक होती है जहाँ ओपिनियन दे ही नहीं जा रही, ठीक है, जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई, मेरे को बुलाया कि भैया तुम्हें बैलेंस शीट बनानी है, तो मैं वहाँ कोई ओपिनियन थोड़ी ना दे के आ रहा हूँ, मैं तो वहाँ सर्विसेज दे के आ रहा हूँ, तो वहाँ पर ओपिनियन नहीं दी जा रही, ठीक है।
ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर देखो एंगेजमेंट कितनी तरह की होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एंगेजमेंट 4 टाइप्स की होती हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना एंगेजमेंट, ये 4 तरह की होती हैं, 4 टाइप्स। तो हम 4 टाइप्स अब पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले है कि ओपिनियन मैंने एक्सप्रेस नहीं करी, तो पहले आता है इसका, आता है इसके अंदर आता है रिलेटेड सर्विसेज। लिख लो रिलेटेड, सॉरी लिखो मत, ये बस समझ लो, मैं आपको लिखवा रहा हूँ रिलेटेड सर्विसेज। तो रिलेटेड सर्विसेज के अंदर क्या होता है, देखो मैं आपको है ना अब समझाता हूँ ढंग से। मान लो मेरे को किसी कंपनी ने बोला कि आप है ना हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दो, क्योंकि क्या हुआ है, हमारा जो अकाउंटेंट है ना उसने है ना सारा का सारा काम कर दिया है, बैलेंस शीट बना दी है, सब कुछ बना दिया है, लेकिन उसको शेड्यूल 3 नहीं आता। तो उसको शेड्यूल 3 नहीं आता, तो आप क्या करो, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो एज पर शेड्यूल 3। तो क्या ये हम काम करेंगे? हाँ करेंगे। क्या यहाँ ओपिनियन एक्सप्रेस हो रही है? नहीं। तो इसे बोलते हैं रिलेटेड सर्विसेज। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? रिलेटेड सर्विसेज। या इसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, ये होता है कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ठीक है, तो इसमें जो स्टैंडर्ड यूज होता है, अब ये एंगेजमेंट तो है रिलेटेड सर्विसेज की, जहां पर हम सर्विसेज दे के आ रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल, चलो मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, यहां पर एग्जाम्पल हो गया हमारा कंपाइलेशन एंगेजमेंट। कंपाइलेशन एंगेजमेंट मतलब हम वहाँ पर अपनी एक मिनट में लिख दूँ पहले, हम अपनी वहाँ पर सर्विसेज दे के आ रहे हैं। क्या? जैसे कि मैं अपनी बैलेंस शीट मतलब बना के आ रहा हूँ उनके एज पर शेड्यूल 3 एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ? कंपाइलेशन एंगेजमेंट सर्विसेज। क्यों? क्योंकि उनका अकाउंटेंट इनकम्पेटेंट था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड यूज़ होगा, तो यहाँ पर मैं अलग पेन से लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड यूज़ होगा उसे बोलेंगे हम स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ओके, तो मतलब स्टैंडर्ड सर्विसेज तो एक ऐसा स्टैंडर्ड है, ये स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, इसे हम बोलते हैं SRS। तो ये जो SRS है, ये हमारा पहला वो है, क्या नाम है, 4 टाइप में से पहला एंगेजमेंट है SRS, मतलब स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड हमें गाइड करेगा। क्या हम इसको आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं? तो आंसर इज यस, हम इसको पढ़ने वाले हैं, और अभी भी मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो पहले देखते रहो। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, अब तो बात आ गई रिलेटेड सर्विसेज की, तो ये रिलेटेड सर्विसेज की बात तो यहाँ ख़त्म हो गई। ठीक है, अब बात आई कि हम ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कहा कि ठीक है, देखो ये है पहला, ये आप यहाँ से पढ़ेंगे पहला। ठीक है, ये है दूसरा। तो दूसरे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और टेस्ट करेंगे। देखो पहले तो हम मतलब देखेंगे क्या ओपिनियन एक्सप्रेस हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो रिलेटेड सर्विसेज बन जाएगा। क्या ओपिनियन एक्सप्रेस हो रही है, तो हम यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इसको यहां लिख देता हूं, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओपिनियन। जो हमने ओपिनियन दी है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो देखो सब्जेक्ट मैटर या तो होगा हमारा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या होगा हमारा अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है आपको पता है? जहां पर हम हिस्टोरिकल मतलब जो पास्ट में हो चुका है उन चीज़ों को उखाड़ उखाड़ के देख रहे हैं, तो वो होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और जहां पर हम अदर हैं, मतलब हिस्टोरिकल नहीं देख रहे, अभी का देख रहे हैं, तो वहां पर आपका आता है अदर्स में। तो अदर्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम दोस्तों। अदर्स का यहाँ पर एग्जांपल लेंगे हम एश्योरेंस एंगेजमेंट, जहाँ पर हम एश्योरेंस सर्विसेज दे के आते हैं। ठीक है, एश्योरेंस एंगेजमेंट, और इसे हम बोलते हैं, ये जो हमारा कवर होता है ये कवर होता है SAE में। SAE का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर दूसरा कवर्ड हो गया, 4 टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट में दूसरा भी कवर्ड हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाओ तीसरा।
देखो अब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या है। तो देखो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, मैं आपको बोलता हूँ या तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन डिटेल्ड होगा कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या होगा, लिमिटेड होगा, आप बस हल्का सा काम कर रहे हैं, जैसे कोई सर्टिफिकेशन वर्क हो गया या कुछ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में काम कर रहे हैं, मतलब प्रोसीजरल काम कर रहे हैं, तो इसे बोलेंगे हम, इसे हम बोलेंगे, यहाँ पर हम उसमें लिख लेते हैं, ब्लू में लिख लेते हैं, इससे इससे हम बोलेंगे ऑडिटिंग एंगेजमेंट, ऑडिटिंग एंगेजमेंट। तो ये ऑडिटिंग एंगेजमेंट कौन कौन गाइड करेगा, हमें एसेज गाइड करेंगे, जो हमने एसेज इंटर में पढ़े थे और हम फाइनल में भी पढ़ेंगे। तो ऑडिटिंग एंगेजमेंट को कौन गाइड करेंगे, एसेज काम करेंगे। तो डिटेल में अगर काम हो रहा है तो इसका मतलब ऑडिटिंग एंगेजमेंट में काम हो रहा है। अब अगर लिमिटेड काम हो रहा है, तो लिमिटेड अगर काम हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो होता है रिव्यू एंगेजमेंट। अच्छा, रिव्यू एंगेजमेंट होता क्या है एक बार थोड़ा सा बता दो, क्योंकि आगे तो देखो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो रिव्यू एंगेजमेंट जो हमारा आता है उसे बोलते हैं हम SRE, ठीक है। ऐसे हमारे ये 4 एंगेजमेंट हो गए। देखो रिव्यू एंगेजमेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसने क्या करा, उसने, मैं यहाँ पर चलो छोटा छोटा बना ही देता हूँ आपके लिए, ठीक है। उसने क्या किया, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने क्या किया, अपने अंडर ना एक चार्टेड अकाउंटेंट को बुलाया, CA को। तो उसने कहा यार CA आ रहा है, अब पता नहीं हमारी जो बैलेंस शीट है वो सही से बनी है कि नहीं। तो उसने कहा CA तू आ जा, हमारी बैलेंस शीट बना के चले जा, फिर CA इस पे ऑडिट कर देगा। बस CA को हम किस लिए बुला रहे हैं, बस एक बैलेंस शीट बनाने के लिए बुला रहे हैं। बाकी CA तो ऑडिट करेगा, तो B को तो हम बैलेंस शीट बनाने के लिए बुला रहे हैं। तो ये जो दे रहा है ना, इसे बोलते हैं हम रिव्यू एंगेजमेंट। मतलब एक तरीके से ये मेरे काम को रिव्यू कर रहा है, मैनेजमेंट के काम को रिव्यू कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे रिव्यू एंगेजमेंट। तो ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो देखो सारा हो गया। एंगेजमेंट होती है 4 टाइप की। तो पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, नंबर 1 ओपिनियन। अगर मान लो नहीं दे रहे, तो ओपिनियन नहीं दे रहे तो वो हो जाएगा रिलेटेड सर्विसेज, जो मतलब जैसे कि मैं वहाँ की बैलेंस शीट बना के आ रहा हूँ, तो उसे बोलेंगे हम स्टैंडर्ड। उसे गाइड कौन करता है, SRS, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। फिर अगर हम ओपिनियन दे रहे हैं तो हम देखेंगे कि क्या हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे दे रहे हैं, अदर पे दे रहे हैं। अगर हम अदर पे दे रहे हैं तो उसे बोलेंगे, मतलब हिस्टोरिकल नहीं है, कुछ और काम है, तो उसे बोलेंगे हम एश्योरेंस एंगेजमेंट। अगर हिस्टोरिकल के अलावा ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन हिस्टोरिकल पे नहीं, अदर पे दे रहे हैं, अदर जैसे यहाँ पर मैं एक ना एग्जांपल भी दे देता हूँ अदर पे, वरना तुम लोगों को होगा कि यार इसमें एग्जांपल तो दिया ही नहीं। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो यहाँ लिख, मतलब अपने याद कर लेना, मैं तुम्हें बोल के ही दे देता हूँ, यहाँ लिख नहीं पाऊंगा मैं। अगर हाँ चलो मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लो हम ओपिनियन दे रहे हैं ऑन इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल पे मान लो हमने ओपिनियन दिया। और एक और मैं देख सकता हूँ, PFI लिख लो यहाँ पर। PFI का क्या मतलब है, ये है ना बैंक वाले लेते हैं। जैसे मान लो मैं बैंक से लोन लेने गया, तो बैंक ने कहा कि अपने आने वाले 3 सालों की प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना के लाओ। तो मैंने कहा यार आने वाले 3 सालों में मैं क्या करूंगा, मुझे क्या पता, मेरे को तो नहीं बनानी आती। तो बैंक बोलेगा भैया कोई CA पकड़ो, उससे अपना प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनवाओ आने वाले 3 सालों का, तब मैं जाके लोन दूंगा कि तुम्हारी कंपनी चल भी पाएगी, गोइंग कंसर्न है कि नहीं, मुझे ऐसे कैसे लोन दे दूंगा। तो उसे बोलते हैं हम एश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में हो गया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये एश्योरेंस एंगेजमेंट में आ गया, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। तो ये गाइड करेगा हमें कौन, SAE हम पढ़ेंगे, हाँ सर हम ऐसे ही बाद में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे हम, अभी मतलब आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अगर हम काम कर रहे हैं तो पहले देखेंगे लेवल कितना है। अगर डिटेल्ड है तो इसका मतलब हम ऑडिट कर रहे हैं सिंपली, और उसको कौन गाइड करेगा, एसेज गाइड करेंगे। अगर हम कोई लिमिटेड काम कर रहे हैं, जैसे रिव्यू कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे रिव्यू एंगेजमेंट, रिव्यू कर रहे हैं। तो रिव्यू का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया था अभी, तो उसे बोलेंगे SRE, ठीक है। तो ये 4 तरीके के हमारे एंगेजमेंट्स होते हैं। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये 4 तरीके के हमारे एंगेजमेंट्स होते हैं। इसके अलावा हमारा कोई एंगेजमेंट नहीं होता। अब बात आती है कि क्या ये एंगेजमेंट हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं ना एक बार लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए,
मैं लिख देता हूँ, ब्लैक से ही लिख देता हूँ। देखो, ये एक तो है एंगेजमेंट, कौन कौन से एंगेजमेंट होते हैं और एंगेजमेंट के स्टैंडर्ड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहला होता है ऑडिटिंग एंगेजमेंट, अभी हमने पढ़ा ये ऑडिटिंग एंगेजमेंट। अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो आपको गाइडेंस मिलेगी एसेस के अंदर, ठीक है। अगर आप रिव्यू कर रहे हो तो ये हमने ऊपर ही देखो, ऊपर ही लिखा हुआ है, अगर आप रिव्यू कर रहे हो तो आपको गाइडेंस मिलेगी SRE के अंदर, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। और अगर आप एश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हो, अगर आप एश्योरेंस एंगेजमेंट में हो, जैसे बैंक ने आपसे PFI बनवाया, या फिर आपने क्या था दूसरा एग्जांपल, आपने ओपिनियन दी इंटरनल कंट्रोल पे, तो ये गाइड करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। और इसके बाद था रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड सर्विसेज क्या था हमारा, जैसे हमने कोई कंपाइलेशन सर्विस दी, बैलेंस शीट बना के आए हम, सर्विसेज, रिलेटेड सर्विसेज को गाइड कौन करता है, SRS। अब सर ये तो ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे गाइड कर दो, मतलब अब बात ये आती है कि थोड़ा सा गाइड कर दो कि ये स्टैंडर्ड्स, अब मैंने आपको स्टैंडर्ड्स बता दिए, ये भी बता दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो अल्टीमेटली बात क्या हुई, अल्टीमेटली बात हुई कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, इसको हम रेड पेन से लिखते हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो दो टाइप के हो गए, ठीक है। टू टाइप्स के हमारे स्टैंडर्ड्स हो गए। एक तो हमारा हो गया SQC। अच्छा, ये SQC क्या है, तो SQC जो हमारा है वो है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, वो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। और दूसरा आते हैं हमारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड भी हमारे दो तरीके के होते हैं, SQC और एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। तो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड ये चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया, SQC हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। तो अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन की। सर ये तो बात ठीक है, हमें समझ आ गया, तो आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। देखो, आपके कितने स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक क्लासिफिकेशन बता देता हूँ कि आपकी क्या क्या रेंज रहेगी उसकी, और कितने नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो अभी आ रखे हैं। देखो, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है, बच्चे ना चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं, टीचर्स भी चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करवा देते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से उठ के आया है। बच्चे पढ़ रहे हैं बस चैप्टर वाइज, तो वो बार बार पढ़ के रट लेते हैं। देखो ध्यान से समझो, पहला स्टैंडर्ड है SQC। SQC की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। तो इसमें बात होती है क्वालिटी के ऊपर, हमारी पूरी बात होती है, ठीक है। ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल ये साथ में पढ़ेंगे हम। तो इसकी क्लासिफिकेशन कही गई है 1 to 99, मतलब SQC 1 2 3 4 करके ऐसे 99 आ सकते हैं, ठीक है। इसके ज़्यादा नहीं आ सकते, SQC 100 कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो इसके नंबर में नहीं आता। ये रेंज है, इसकी फिक्स रेंज है, मतलब गवर्नमेंट ये मतलब ICAI ने फिक्स कर रखी है रेंज। SQC 1 आएगा, फिर SQC 2 आएगा। तो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड मतलब आज तक कितने SQC आए हुए हैं, तो आज तक बता दूं तो एक ही SQC आया हुआ है जिसका नाम है SQC 1, बस वही आया हुआ है, वही हम अभी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। उसके अलावा अभी कोई भी SQC नहीं आया है, मतलब आने वाले टाइम में अगर आएंगे भी तो 99 तक जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। इसके क्या हमारे ये सिलेबस में है, हाँ सिलेबस में तो सब कुछ है, देखो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी सब कुछ सिलेबस में है। इसके बाद आता है ऐसे। तो ऐसे जो हमारे हैं वो 100 से लेकर 999 तक इसका क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। लेकिन जो हमें पढ़ने हैं वो हैं 38, मतलब टोटल भी 38 हैं, और हमें जो पढ़ने हैं वो वैसे कम है, कुछ ऐसे ओमिट हैं वो मैं आपको बता दूंगा, और कुछ ऐसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो डिटेल में दे रखे हैं। तो हमारे टोटल 38 हैं, जिसमें से डिटेल्ड में जो हैं वो हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको सारे के सारे, और जिसके ऊपर, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एसेज। और जिसके ऊपर कुछ भी नहीं आता वो हम छोड़ सकते हैं, वो हमने इंटर लेवल पे पढ़ लिया है एक्चुअली, इसलिए ICAI पढ़ाता नहीं है। जैसे आपका स्टैंडर्ड हो गया 300 हो गया, 300 के ऊपर केस स्टडी लायक क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन वो हमारी स्टडी मैट में नहीं है। लेकिन हमारे इंटर में पढ़ चुके हैं हम। लेकिन 315 हो गया, 315 ना फाइनल, 315 के ऊपर भी आ सकता है क्वेश्चन, तो मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, वरना वो फाइनल का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें हो गया एसेज। तो इसके बाद आता है SRE, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, तो अभी हमने पढ़ा। इसके बाद आता है SAE, एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसके बाद है SRS, एक मिनट मैं क्या गलती कर रहा हूँ,
SRS रिलेटेड सर्विसेज का है और SAE वो एश्योरेंस का है। मैंने यहाँ गलती से, एक मिनट, मैंने SRE सही तो बोला था, SRE, अच्छा रिव्यू एंगेजमेंट है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया हमारा रिव्यू एंगेजमेंट, ये हो गया हमारा रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट, ऐसे याद करना, ठीक है। और ये हो गया हमारा एश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। तो अब रिव्यू एंगेजमेंट में क्या होगा, रिव्यू एंगेजमेंट में 2000 से, ये नंबर याद रखना, 2000 से 2699 है। ऐसे ही सेम जो हमारा रिव्यू के बाद क्या आया, एश्योरेंस, एश्योरेंस में भी हमारा 3000 से 3699 है, ये नंबर सेम दे रखे हैं। और SRS में 4000 से 4699 है, देखो ये नंबर सेम दे रखे हैं तीनों, ठीक है। तो ऐसे याद हो गए ये। अच्छा पेपर में आएगा, MCQ में आ सकता है अगर ICAI ने देना चाहा तो, अभी तक तो दिया नहीं है। देखो इसके बाद क्या, ये SRE हमें सारे पढ़ने हैं, कितने दे रखे हैं अभी तक, कितने लॉन्च हुए हैं, तो अभी तक देखो जो रिव्यू का है ना, वो बस आपके 2 ही लॉन्च हुए हैं, एक तो 2400 और एक 2410, तो ये 2 ही लॉन्च हुए हैं बस। और जो आपका एश्योरेंस वाला है, एश्योरेंस वाले आपके 3 लॉन्च हो चुके हैं, 3400, 3402 और 3420, तो 3 लॉन्च हो चुके हैं। और जो आपका SRS है, और जो SRS है वो है 4400 और 4410, तो ये तो देखो याद हो जाएंगे, ये दोनों तो सिमिलर ही हैं, ठीक है। इसमें ये सिमिलर है और बाकी दोनों आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी दोनों मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, ये याद करने पड़ेंगे। अच्छा याद क्या करने पड़ेंगे, देखो अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में जब आप इसका पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको तो वैसे भी नंबर्स याद हो जाएंगे, तो अभी से ही रट लो ताकि जब चैप्टर आए तो आपको पता चल जाए। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए और यहाँ पर 2 हो गए, ठीक है। तो बस यही पढ़ने हैं, आंसर इज़ यस, यही पढ़ने हैं। अब थोड़ा सर जो हमारा मेन चीज़ है वो है हमारे ये एसेज, ये एसेज हमारे मेन है। क्या हमारे ये SQC मेन है, तो मैं बता दूं दोस्तों, पेपर में हमेशा एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, ठीक है। इसमें से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 10 मार्क्स का आता ही आता है। इसमें से आपका 4 से 5 नंबर का हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। और बाकी एसेज में से भी कम से कम मैं बता रहा हूँ 25 से 40 मार्क्स तक का यहाँ पर आ सकता है। क्या ये इतनी वेटेज रखता है, आंसर इज़ यस, ये इतनी वेटेज रखते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, हम यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ एसेज के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा एसेज के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, मैं इसको अलग पेन से लिखूँगा, ठीक है। एसेज के बारे में हम पढ़ते हैं। एसेज मैंने आपको क्या बताए थे, 100 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 999 तक। ये लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, इसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा उसके बाद चलो चैप्टर्स के बारे में भी बता दूंगा ताकि ईजी लगे फिर बाद में देखने को। तो हमारे जो एसेज होते हैं वो पहले होते हैं 100 से 799 तक, सर इतने तो हमने फाइनल उसमें इंटर में पढ़े थे। फिर हैं 800 से लेकर 899 तक, तो ICAI अब ये भी पढ़ाएगा। और फिर हैं 900 से लेकर 999 तक, सर इसके बारे में तो हमने कभी नहीं सुना, तो आज हम सुना देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये जो एसेज होते हैं ना 100 से लेकर 799 तक, ये जो ऐसे होते हैं ये होते हैं हमारे ऑडिट ऑफ जनरल पर्पस, ओके। ये ऑडिट ऑफ जनरल पर्पस होते हैं। सर इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो कि ऑडिट ऑफ जनरल पर्पस है क्या। तो देखो बच्चों, इसमें है ना, मतलब इन्होंने बोला है कि ऑडिट जो जनरली सब पे लगता है, ऑडिट ऑफ जनरल पर्पस मतलब जितनी भी कंपनीज हैं सब पे जो लगता है ना, वो एसेज आपका 100 से लेकर 799 तक है, ठीक है। तो अब बात आती है कि इसके बारे में और कुछ दे रखा है, तो मैं बोलूँगा हाँ, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक पेंसिल से लिख देता हूँ। ऐसे 700 के अंदर है ना, जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दे रखा है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दे रखा है। उसके अंदर मतलब बता रखा है कि ये जो मतलब ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दे रखा है वो जनरल पर्पस के लिए दे रखा है, ऑडिट के लिए। उसमें बता रखा है कि ये जो मतलब एसेज है ना, ये वाइड यूजर्स के लिए हैं, मतलब सबके लिए हैं।
अब आंसर आता है कि फिर वो स्पेसिफिक यूज़र कौन होते हैं, तो जो स्पेसिफिक यूज़र होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, अब समझ आ गया, मतलब ये कितना इजी था। जनरल पर्पस के लिए तो सारे के सारे ऐसे 100 to 799 आ जाएंगे, लेकिन जितने भी अब स्पेसिफिक नेचर है, चाहे स्पेसिफिक नेचर कौन से बनेंगे, जो भी कोई स्पेसिफिक मैटर है, जैसे कि मैं क्या बताऊं आपको, इंश्योरेंस कंपनी नहीं, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, बैंक है, कॉन्करेंट ऑडिट आपने करी होगी, कॉन्करेंट ऑडिट के जितने भी पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर आपके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। स्पेशल मैटर्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे, जो कि अदर देन क्या है, जनरल पर्पस, अदर देन मैं लिख भी देता हूँ, अदर देन जनरल पर्पस जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आईसीआई ने कितने अभी तक निकाले हुए हैं, हमें क्या पढ़ने हैं, कुछ बताओगे सर? हाँ बताएंगे, इधर 800, 805 और 810 हैं, जो हमें बस 3 ही स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं और 3 ही आईसीआई ने निकाले हैं, और ये तीनों हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम बात करते हैं, कोई एग्जाम्पल दोगे? तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर चलो एक और दे देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप ये याद रखना, जैसे मान लो कोई अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे इंडिया में कौन है, सेबी है, ठीक है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। अब क्या हुआ, वहाँ पे कोई अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है, उसने मुझे बोला कि हमें है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो एज पर IFRS। तो मैंने कहा IFRS के अकॉर्डिंग बनाना है, तो क्या इस पे जनरल पर्पस लगेगा क्या? भाई साहब, एक तो तुम एक स्पेशल चीज़ बना रहे हो, ठीक है, तो स्पेशल चीज़ स्पेशल मैटर्स में डील होंगी, और वो जाएगी यहाँ पर ऐसे 800 से 899 पे, ठीक है, ठीक है। तो अब बात आती है, ये तो कवर हो गया, अब बात आती है 900 to 999। ये तो सर हमने कभी सुना ही नहीं है। चलो 800 और 899 के बारे में तो हमने कहीं आईसीआई की मैगजीन या हमने कहीं पढ़ लिया था, लेकिन 999 जो तो दिया ही नहीं है। तो बच्चों ये हैं मिसलेनियस मैटर्स। क्या है? मिसलेनियस मैटर्स। इसके बारे में इसके बारे में अभी आईसीआई ने एक भी स्टैंडर्ड नहीं निकाला है, इसलिए आपने नहीं पढ़ा है, तो दैट इज़ सिंपल, ठीक है। अगर लेम जोक था तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब हम आते हैं, एक बार मैं आपको इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट दिखा देता हूँ। तो हमने एक बार मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया। अब मैं आपको आपके चैप्टर्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या क्या हमारे चैप्टर्स रहने वाले हैं। क्या यहाँ पर कलर चेंज, चलो रेड पेन से लिखेंगे, नहीं ब्लू अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो, हम अब चैप्टर्स के बारे में पता लगाने वाले हैं। तो पहला तो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम आईसीआई के, बिल्कुल मैं आपको उसी के हिसाब से ले जाऊंगा जो आईसीआई ने एक पैटर्न दे रखा है। अगर आप कहो कि क्यों बाकी टीचर्स तो उल्टा सीधा करवाते हैं, तो देखो बच्चों, मैं आपको बाकी टीचर्स के बारे में एक बात बताता हूँ। बाकी टीचर्स वो चैप्टर पहले करवाते हैं जो उनको अच्छे से आता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें सारे चैप्टर्स अच्छे से आने चाहिए, और आपको इसी सीक्वेंस में करना चाहिए जो आईसीआई ने दे रखा है, क्योंकि आईसीआई सीक्वेंस बहुत सोच समझ के डिज़ाइन करता है दोस्तों। अगर आईसीआई ऐसे फुद्दू होता, ऐसे ही बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं आईसीआई। तो देखिए, हम इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे जिसमें आईसीआई हमें पढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो हमें कड़ियाँ जोड़ के पढ़ाना चाहता है, और हमें भी कड़ियाँ जोड़ के ही पढ़ना पसंद है। तो अब हम पहले पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, क्वालिटी कंट्रोल। तो देखो, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम जो पढ़ेंगे ना, वो हमें डील करता है। अरे ये पेन तो बहुत बड़ा हो गया, एक मिनट, और टिप शार्पनेस 0 कर देते हैं, प्रेशर सेंसिटिविटी के। तो हमें जो ये पढ़ेंगे, अच्छा वो हमने जूम कर रखा है ना, तो ये हम पढ़ेंगे, अरे हमने फाउंटेन पेन ले रहे, हम बॉल पेन से पढ़ेंगे भाई। तो ये हम पढ़ेंगे SQC 1 में, SQC 1 और SA 220 हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है भैया, हमारा हो गया, ठीक है। ये हम SQC 1 और SA 220 हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। इसके बाद आता है हमारा जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके अंदर हम ऐसे पढ़ने वाले हैं 240, 250, 260 और 299 और 402। तो ये हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 450, फिर हम पढ़ेंगे 520, फिर हम पढ़ेंगे 540, 610 और 620,
इसके बाद हम पढ़ेंगे मटेरियलिटी रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं 265 और एक और चैप्टर था इसमें ऐसे 330। ठीक है, ये लिख लो अगर आपको लिखना है तो अपने इंडेक्स में लिख लो एक बार, ताकि आपको भी बाद में याद रहेगा। ऑडिट एविडेंसेस के अंदर हम पढ़ेंगे ऐसे 500, ठीक है, 501, 505, 510, 530 और एक और है 540, नहीं 550, सॉरी 550, 540 नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम कंप्लीशन एंड रिव्यू पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे 560 और 570, 580, बस हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। अब आ जाता है रिपोर्टिंग वाला चैप्टर। रिपोर्टिंग वाला चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिपोर्टिंग वाले चैप्टर में हम देखो इंपॉर्टेंट सारे ही हैं। मैं अगर किसी को बोलूँ ना ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ये ऐसे इंपॉर्टेंट है, भूल जाओ। हाई से कुछ भी कभी भी कहीं से भी पूछ सकता है, पता है ये बात। ये जितने भी टीचर्स मार्क करवाते हैं ना ABC एनालिसिस, एक बात बताओ, जब C में से आ जाता है पेपर में तो क्या बोलूँगा मैं उसे। और C में से जब 16 20 नंबर का आ जाता है बस एक सिंगल क्वेश्चन, सिंगल ऐसे मतलब सिंगल चैप्टर से, तो उसे आप क्या बोलोगे। क्या आप उसको अगली बार से वही सारे टीचर उसको A में डलवा देते हैं, B में ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखो मैं ना ऐसे ABC एनालिसिस के थ्रू नहीं पढ़ाता हूँ, पहली बात ना ABC एनालिसिस को मानता हूँ। जिस टाइम बच्चा ABC एनालिसिस में पढ़ जाता है ना, मैं आपको सच बताऊँ, इसका मतलब होता है उसकी प्रिपरेशन ही वीक है। रैंक होल्डर बच्चा कभी भी ABC एनालिसिस के पीछे नहीं भागता है, वो है ना सारे चैप्टर्स को साथ में लेके चलता है। क्यों? और आप आपको कहोगे कि नहीं नहीं कुछ चैप्टर्स में तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। अरे एक्स्ट्रा प्रेशर उसमें डालता है जिस चैप्टर की लेंथ ही बहुत बड़ी है। आप खुद देख लो, FR में कंसोलिडेशन आप कहोगे इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है। क्या 116 इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है। क्या इनकी लेंथ देखी है आपने, 115 इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है। क्या आपने इनकी लेंथ देखी है इन चैप्टर्स की कितनी बड़ी बड़ी है। तो सेम वाइज ये जितने भी एसेज हैं बहुत बड़े हैं। और ये देखो मार्क्स भी ये ज़्यादा कंटेन करते हैं। 50 नंबर के एसेज आ जाते हैं पेपर में, 20 नंबर तक का प्रोफेशनल एथिक्स आ जाता है, 10 नंबर से 20 नंबर के बीच में आता है हमेशा प्रोफेशनल एथिक्स, मतलब मिनिमम 10 मार्क्स का तो आता ही आता है। तो आप क्या कह सकते हो। और प्रोफेशनल एथिक्स है भी बड़ा, लेकिन मैं उसको टुकड़ों में इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको पढ़ने में भी मज़ा आ जाएगा। अब बात चलते हैं रिपोर्टिंग्स में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आप ABC एनालिसिस में फंस गए ना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में फंस गए, तो इसका मतलब समझ जाओ कि बच्चे की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा वीक है। तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा आपके साथ। मैं हमेशा ऐसे पढ़ाऊँगा जैसे एक रैंक होल्डर पढ़ता है। तभी तो रैंक होल्डर के मार्क्स इतने अच्छे क्यों आते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई ही इसी तरीके से करता है। तो हम भी उसी पैटर्न से पढ़ेंगे और मार्क्स अच्छे लेकर आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़ जाइए, हम चलना ही ऐसे हैं हमें। अब इसके बाद है रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग हमारी ऐसे 700, 701, 705, 706, 710 और 720 में होती है। यहाँ पर हम कारो भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो कारो कितना है 2020, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ स्पेशलाइज्ड एरिया। स्पेशलाइज्ड एरिया हमारा 800 की सीरीज़ है, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था। 80, 805 और 8010, मैंने आपको ये 3 बोले थे, ये वही है। अब आ जाओ रिलेटेड सर्विसेज। तो रिलेटेड सर्विसेज में क्या आ गए, रिलेटेड सर्विसेज में आपके आ गए SRS। कौन कौन से थे याद करो, 4400 और 4410। ठीक है, मैंने बोला था ना वो दोनों सेम है, तो वो ये वाला है। फिर आ गया रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आपके आ गए SRE, रिव्यू कर रहे हैं। तो रिव्यू में आपके मैंने आपको कितने बताए थे, रिव्यू में भी 2 बताए थे। कौन कौन से, एक तो 2400 और एक 2410, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, मतलब सेम नंबर्स हैं। इसके बाद है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। याद करो मैंने क्या बताया था कि बैंक हमसे मांग रहा है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाओ आने वाले 3 सालों के। तो इसके लिए हमें डील करता है कौन सा, एश्योरेंस। देखो एश्योरेंस नाम में भी दिया हुआ है, तो SAE, एश्योरेंस सर्विसेज। इसमें 3 आते हैं दोस्तों, 3400 और ये 2 अलग हैं, 3402 और 34, इसको याद कैसे करेंगे वैसे, 3420। देखो इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है 0220। ठीक है, और यहाँ पर 10 है तो उससे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा। मतलब एक तरीका बता रहा हूँ बस। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिजिटल ऑडिटिंग एश्योरेंस।
अब पता है पेपर में अब ये 4 मार्क्स का आता है, 4 से चलो 5 मार्क्स का मान लेते हैं कि पेपर में आ जाएगा। अब पता है टीचर कह देता है कि इसको छोड़ के चले जाओ, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं आपको बताऊंगा ना इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, वो पढ़ना। आ जाएगा तो वेल एंड गुड है ना। अगर मान लो ज़्यादा मार्क्स का आ गया, 10 नंबर का आ गया कभी पेपर में, क्या कर लोगे? टीचर तो अगली बार ए कैटेगरी में डलवा देगा। वैसे टीचर इसको बोलते हैं, काफ़ी टीचर बोलते हैं कि छोड़ के चले जाओ इस चैप्टर को। मैं कहूँगा कभी मत छोड़ के जाओ, क्योंकि इस चैप्टर में आपको वो बताएगा, वो चीज़ें बताएगा जो आपको फ्यूचर में ऑडिट में काम आएंगी। जैसे कि मान लो अभी ऑडिट का पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है, मतलब अभी धीरे धीरे वो जो ऑडिट आप कर रहे थे ना, स्टैट ऑडिट में पैसे नहीं रहे हैं, तो आने वाली कौन कौन सी ऑडिट है जिसमें आपको बहुत पैसे कमा सकते हो, तो वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ ग्रुप ऑडिट। ग्रुप ऑडिट बहुत आसान है, इसे हम कंसोलिडेशन भी बोलते थे पहले, पुराने सिलेबस में से कंसोलिडेशन बोलते थे, अब ये ग्रुप ऑडिट के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बैंक और NBFCs के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे PSUs के बारे में। ठीक है, PSU के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे, ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक ऑडिट पढ़ेंगे, जिसमें आपका फॉरेंसिक ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन को भी अच्छे से करके चलेंगे क्योंकि पेपर में वो भी आ सकता है। इसके बाद इमर्जिंग एरियाज़ हम पढ़ने के चलेंगे, SDG, एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस और ECG। देखो हम पढ़ के सब कुछ चलेंगे, लेकिन मैं चैप्टर के बीच में आपको मार्क करवाता रहूँगा कि कौन सा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बहुत बार लग चुका है, वो मैं अलग से बताऊँगा आपको, और कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न तो देखो सारा करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको बार बार लर्न करने हैं, क्योंकि वो पेपर में बहुत बार लगते ही रहते हैं, ऐसे ही पूछता ही रहता है, तो वो मैं आपको बता के चलूंगा। और लास्ट है प्रोफेशनल एथिक्स एंड लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर। तो इसके चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं, एक में आपका जो इंट्रोडक्शन आ जाएगा, एक में आपके क्लॉजेज आ जाएंगे फर्स्ट शेड्यूल के, और एक में आ जाएंगे क्लॉजेज सेकंड शेड्यूल के, और बाद में जो गाइडलाइंस आ जाएंगी। तो हम ये चारों चीज़ें, सॉरी ये मतलब 3 चीज़ें ही हैं, एक तो ये इंट्रोडक्शन और ये दूसरा है और ये तीसरी, तो ये तीनों चीज़ें इसमें मैं बांटते हुए ऐसे चलूँगा कि आपको ये बहुत ईजी लगेगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ये कंटेंट खत्म हो चुका है, हम इस वीडियो को यहीं ओवर करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर मैं आपको चैप्टर्स पे लेकर जाऊंगा। तो हम चैप्टर नंबर 1 कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज आपने इतना सुन लिया, आपको ऑडिट का एक ओवरव्यू मिल चुका है। अब हम ऑडिट पे मतलब हल्ला बोलने वाले हैं। तो ये हमने नोट्स बनाए थे, ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो ये नोट्स देख लेना, मतलब इसको बस ऐसे ऊपर ऊपर से देख लेना, जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ देख लेना, उसके अलावा तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जय हिंद दोस्तों।